मध्य प्रदेश पर मॉनसून कहर बनकर टूटा। खासतौर पर ग्वालियर चंबल इलाके में तो पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि गांव के गांव डूब चुके हैं, जहां लोगों की जान बचाने की कवायद जोरों पर है, जिसके लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया। पानी इतना भर चुका है कि कई गांवों में घर जलमग्न हो चुके हैं। लोग छतों पर बैठकर बचाव टीम का इंतजार कर रहे हैं, तो कई जगह लोग पानी से बचने के लिए पेड़ों पर ही चढ़ गए। कम से कम 20 फुट हमारे घर पे पानी ऊपर है। हालात इतने खराब हैं कि प्रशासन दिन रात रेस्क्यू करने में लगा है। जहां एसडीआरएफ मोटर बोट ले जा सकती है, वहां तो लगातार नाव चक्कर लगा रही है, लेकिन जहां उसका जाना मुमकिन नहीं है, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए जान बचाई जा रही है। भिंड में इतना पानी भर गया कि जहां तहां नाव चलने लगी। लोग गांव में जो सूखी जगह बची है वहां डेरा डाले बैठे हैं, ताकि बचाव दल की नजर पड़ते ही उन्हें बचाया जा सके। इलाके के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी हालात की जानकारी लेने एसडीआरएफ के साथ पहुँचे। आ रहा है, लौट के आ रहा है, बने रहो, इधर मत आओ, उधर जाओ पीछे। भिंड में भारी बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने के बाद रिहायशी इलाके टापू में बदल चुके हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में जुलाई के तीसरे हफ्ते तक लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, जिनमें भिंड जिला भी शामिल था। और बीते 2 हफ्तों में वहां इतना पानी बरसा कि अब लोग जान बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भिंड में चंबल की सहायक सिंध नदी उफान पर है और 2 दर्जन से ज्यादा गांव में लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं, जिनमें कुछ गांव तक नाव से पहुंचना भी अब मुश्किल है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अब गुरुद्वारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान के एक प्रांत में गुरुद्वारा थला साहिब से तालिबान ने जबरन निशान साहिब हटवाया। पहले आतंकियों ने गुरुद्वारे के केयर टेकर को धमकाया और फिर निशान साहिब को हटवा दिया। माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह इस जगह पर गए थे। सिख समुदाय के निदान सिंह को पिछले साल इसी गुरुद्वारे से तालिबान ने अगवा किया था, जिनकी बाद में रिहाई हुई थी। दिल्ली में पिंक लाइन मेट्रो अब अपने पूरे रूट पर दौड़ना शुरू हो गई। अब पिंक लाइन मेट्रो का सफर 59 किलोमीटर का हो गया है और इसी के साथ ये दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा रूट बन गया। अब तक मेट्रो शिव विहार से विनोद नगर और मजलिस पार्क से मयूर विहार पॉकेट 1 तक ही चल पाती थी, लेकिन जैसे ही त्रिलोकपुरी, संजय झील और मयूर विहार पॉकेट 1 स्टेशन के बीच के 290 मीटर के हिस्से को पूरा किया गया, उसके बाद राजधानी में सबसे लंबे रूट की मेट्रो चलना शुरू हो गई। यानी अब मजलिस पार्क से सीधा शिव विहार तक मेट्रो चल पाएगी। इसका उद्घाटन सीएम अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। बीच के रास्ते को, यानी कि एक स्टेशन यहाँ पर जो लैकिंग था, उसको अब बना दिया गया है। उद्घाटन के बाद लोग इस रूट पर सफर करते दिखे। उन्होंने इस हिस्से के जुड़ने से समय और पैसे दोनों की बचत होने पर खुशी जाहिर की। काफी अच्छा रहा है, इस तरह की सुविधा जो रहेगी तो हमें काफी अच्छी रहेगी। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन उत्तरी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली को जोड़ती है। साथ ही इस रूट के पूरा होने से दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के मुख्य जगहों तक पहुंचने में भी लोगों को सुविधा होगी। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली मेट्रो में अब तक सबसे लंबा रूट द्वारिका से नोएडा तक आने वाली ब्लू लाइन का था, लेकिन अब पिंक लाइन की लंबाई उससे 2 किलोमीटर ज्यादा हो गई है, जिसके चालू होने से दिल्ली ही नहीं बल्कि फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा के लोगों को भी बड़ी राहत मिली। और अब इस रूट पर बिना पायलट वाली मेट्रो का ट्रायल शुरू करने की तैयारी है। तालिबान की आड़ लेकर पाकिस्तान ने चीन की मिसाइल हासिल कर ली। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि कुछ दिनों पहले चीन में तालिबान के मुल्ला ब्रादर और चीन के विदेश मंत्री की एक बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के इशारे पर तालिबान ने जमीन से हवा में मार करने वाली चीनी मिसाइल की मांग की, ताकि वो अमेरिका के बम बरसाने वाले B-52 विमान का मुकाबला कर सके। लिहाजा चीन ने तालिबान को वो मिसाइल मुहैया करवा दी, लेकिन ये अब पाकिस्तान की फौज के पास पहुंच चुकी है, क्योंकि तालिबान के लड़ाके इसके इस्तेमाल में ट्रेंड नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ने ये मिसाइल अपने कब्जे में ले ली, तालिबान को इसकी ट्रेनिंग देने के नाम पर। असल में तालिबान के जरिए मिसाइल लेने के पीछे पाकिस्तान का मकसद चीन के कर्ज के जाल से बचना है, क्योंकि पाकिस्तान सीधे भी चीन से यह हथियार मांग सकता है, लेकिन उसकी शर्तें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान को फंसा सकती हैं, जिसका कड़वा अनुभव उसको पहले से है। पाकिस्तान को यह भी पता है कि मौजूदा हालात में चीन को तालिबान की जरूरत है, इसलिए उसने मिसाइल हथियाने के लिए यह साजिश रची।
जम्मू कश्मीर के सांबा में हथियार मिलने के बाद पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। शक है कि जो हथियार मिले हैं वो पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए गिराए हैं। जम्मू के एयरपोर्ट स्टेशन पर हमले के बाद लगातार सीमा पर ड्रोन देखे जा रहे हैं और शक है कि इस बार भी यह हरकत पाकिस्तान ने ही की। और इसी वजह से पुलिस और सेना ने सांबा में उस जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जहां से हथियार मिले। इस समय सांबा सेक्टर में है, सांबा का जो राजपुरा इलाका, आप देखिए यहाँ पर आर्मी की गाड़ियाँ पूरी लगी हुई हैं। सेना और पुलिस की टीमें यहाँ मौके पर पहुंची हुई हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में खोजी कुत्तों की मदद भी ली गई। इन लोगों ने सांबा के बब्बर नाले के आसपास के इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला, क्योंकि इस नाले से हथियारों का पैकेट मिला जिनमें 2 पिस्तौल और 5 मैगजीन शामिल हैं। ये तलाश लंबी चली क्योंकि शक था कि ड्रोन के जरिए उन इलाकों में कुछ और हथियार भी गिराए गए हों। सेना और पुलिस की शक की सुई यूं ही पाकिस्तान पर नहीं टिकी, बल्कि उसने तार तार से जोड़े और फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। क्योंकि एक ओर सांबा में हथियार मिले तो दूसरी ओर पुंछ के मनकोट सेक्टर में सीमा से लगने वाले गांव बलनोई में 2 वायरलेस रेडियो सेट, चार्जर, लाइट टॉर्च और डेटा केबल मिले, जिसके बाद आशंका है कि पाकिस्तान सरहद पर फिर से कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। सौबात की एक बात यह है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हमला करने और आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की साजिश पिछले 1.5 महीने से जारी है, जिसकी वजह से सीमा पर सेना और सुरक्षा बल के जवान सतर्क हैं। इसलिए सुबह जैसे ही उन्हें सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक संदिग्ध ड्रोन दिखा तो आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसमें पिस्तौल, साइलेंसर और 100 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए। जबकि पुंछ जिले में भी वायरलेस सेट मिले जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए भेजे जाने का शक है। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के दबाव का फिर असर हुआ। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के बाद अब गोगरा हाइट्स में भी दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने का काम पूरा हो गया और वहां आमने सामने तैनात सैनिक अपने बेस पर अब लौट गए हैं। 4 और 5 अगस्त को दोनों देश की सेनाओं ने अपने जवानों को बेस पर भेजा। साथ ही इस इलाके से जो 1 साल के अंदर टेंट समेत जो सामान वहां पहुंचे थे उनको भी तोड़ा गया। बताया गया कि भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 12वें दौर की बैठक में सेना के पीछे हटने का यह फैसला हुआ था। उत्तराखंड के मुनस्यारी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां आईटीबीपी के जवानों ने बर्फ काटकर एक फूड इंस्पेक्टर की जान बचाई। वो अधिकारी एक इलाके में मौजूद राशन की दुकानों का मुआयना करने पहुंचे थे, तभी लौटते वक्त ग्लेशियर अचानक धंस गया और वो बर्फ में दब गए, जिन्हें करीब 15 मिनट की मेहनत के बाद आईटीबीपी के जवानों ने बर्फ काट काट कर बाहर निकाला। उन्होंने बर्फ से बाहर निकले फूड इंस्पेक्टर का हाल भी जाना। बर्फ के नीचे दबे फूड इंस्पेक्टर को बाहर निकालने के लिए जवानों ने कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड की मदद ली। इन दोनों चीजों से बर्फ को काफी देर तक काटने का सिलसिला जारी रहा, जो कि आसान नहीं था, लेकिन आईटीबीपी के जवान डटे रहे और उन्होंने एक जिंदगी बचा ली। सौबात की एक बात यह कि उत्तराखंड का मुनस्यारी करीब 7200 फीट की ऊंचाई पर है, जहां बारिश के मौसम में जमीन खिसकने से ज्यादा खतरा ग्लेशियर से है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार कमजोर हो रहे हैं और बारिश में उनके टूटने और धंसने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी चपेट में इस बार सरकारी अफसर आ गए, जिनकी चीख सुनकर आईटीबीपी की गश्ती टुकड़ी ने बर्फ में दफन से होने से उन्हें बचा लिया और अब उनकी हालात खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2012 के कानून को खत्म करने का फैसला लिया। न्यूज़ 18 की विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि 2012 में बने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करेगी। 2012 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री थे जब यह कानून बनाया गया था, जिसके तहत कंपनियों ने उनके पहले हुई डील पर भी टैक्स वसूला जा सकता था। 2012 में बना यह कानून इनकम टैक्स विभाग को पुरानी डील पर टैक्स की रकम के लिए नोटिस भेजने का अधिकार देता है। लेकिन अब वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में जो पहले टैक्स लिया गया है उसे भी सरकार ब्याज के साथ वापस करेगी। पहले ब्रिटिश कंपनी केयर्न एनर्जी और वोडाफोन को इसी कानून के तहत टैक्स का नोटिस भेजा गया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कंपनियों की जीत हुई थी। केयर्न एनर्जी ने तो इसके लिए दुनिया के कई देशों में कानूनी मोर्चा भी खोला हुआ है। बिहार के मोतिहारी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पुलिस वालों की मौजूदगी में ही एक साधु को बांधकर पीटा गया।
जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रस्सी से बंधे एक साधु को भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आरोप है कि इसने गांव के सरपंच पर धारदार हथियार से वार किया था, जिसके बाद पूरे गांव ने इस तरह से सजा दी। हैरानी की बात ये रही कि पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, उसके बावजूद लोग पिटते रहे। लोगों ने लात घूंसे तो चलाए ही, लाठी से वार करने से भी नहीं चूके। एक आदमी ने पूरी ताकत से कई बार इसकी पीठ पर लाठी मारी। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने ये सब रोकने की भी कोशिश की। सौभाग्य की एक बात यह है कि मोतिहारी में जिस साधु को पुलिस के सामने बेरहमी से पीटा गया, वो गांव के ही एक मठ में रहते हैं, जहां एक महिला के कूड़ा फेंकने पर कुछ दिन पहले उनका गांव के मुखिया के साथ झगड़ा हुआ और गुस्से में साधु ने मुखिया पर फरसा चला दिया, जिसके बाद गांव वालों ने साधु को रस्सियों में जकड़ा और बुरी तरह मारा, जिसका वहां मौजूद पुलिस वालों ने सिर्फ तमाशा देखा। खबर है कि यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी राम मंदिर की तस्वीर का इस्तेमाल कर सकती है। न्यूज़ 18 की अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि बीजेपी राम मंदिर की तस्वीर को चुनाव अभियान का हिस्सा बनाएगी और सभी प्रचार सामग्री पर मंदिर से जुड़ी हुई तस्वीरें छापी जाएंगी। यही नहीं, अयोध्या के विकास से जुड़ी हुई तस्वीर को भी चुनावी अभियान में शामिल किया जा सकता है। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर छापने की भी योजना है। बिहार के समस्तीपुर से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में कुछ बदमाश लूट के मकसद से घुस गए। जिस वक्त उन्होंने इस दफ्तर को अपने निशाने पर लिया, तब वहां कुछ ग्राहक भी मौजूद थे। लेकिन बेखौफ बदमाश इस फाइनेंस कंपनी के दफ्तर के अंदर घुसते चले गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि दफ्तर में दाखिल होते वक्त 5 आरोपी अंदर चले गए, जबकि उनका एक साथी वहीं दरवाजे पर निगरानी के लिए खड़ा हो गया। अंदर पहुंचते ही पांचों ने पिस्टल निकाल ली और वहां बैठे कर्मचारियों पर उसे तान दिया। अंदर आकर के बैग पटक के बोले कि पैसा भरो, जल्दी से भरो। हथियारों से लैस बदमाशों को देखकर कर्मचारी घबरा गए। एक को उन्होंने साइड खड़ा कर दिया और दूसरे से दफ्तर में मौजूद कैश निकलवाया। इस पूरी वारदात के दौरान वो लोग कर्मचारियों को धमकाते रहे। उन्होंने बीच में कर्मचारी को जोर से खींचकर दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। लूटपाट के बाद वो वहां से भाग निकले। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पूरा प्रयास होगा कि हम लोग अपराध कर्मियों को हम लोग धरपकड़ करें। बताया गया वारदात से पहले लाखों रुपए बैंक में जमा कराए गए थे, इसलिए आरोपियों के हाथ कुछ हजार रुपए ही लग पाए। सौभाग्य की एक बात यह कि समस्तीपुर की निजी और सरकारी बैंक या फाइनेंस कंपनी कोई भी सुरक्षित नहीं है, जहां इस साल लूट और डकैती की आधा दर्जन से ज्यादा बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें पुलिस ने 2 महीने पहले 3 आरोपियों को पकड़ा था और पर्दाफाश किया था इस पूरे मामले का। अब निजी फाइनेंस कंपनी में डकैती की घटना पुलिस के लिए एक नई चुनौती है, जिसमें बदमाशों ने 2 ग्राहकों के पैसे भी लूट लिए। पटना की सड़कों पर ऊंट, हाथी और घोड़े चलते हुए दिखने लगे। पीछे पीछे लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई। शहर की अहम सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग गया, जिसकी वजह बना जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पटना पहुंचना। और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार पटना आए थे, इसलिए पलक पावड़े बिछाने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथी से लेकर ऊंट तक सड़कों पर उतार दिए। सबकी पीठ पर जेडीयू के नेताओं की तस्वीरों वाले बैनर भी टांग दिए। पीछे पीछे बैंड वालों की पूरी टीम चलती रही। लोगों में जोश ऐसा कि जैसे 26 जनवरी की परेड निकल रही हो। रंग बिरंगी पोशाक में कलाकार अपना हुनर दिखाते रहे और पार्टी के कार्यकर्ता पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर के बाद दिखा गाड़ियों का काफिला, जिनमें एक गाड़ी सबसे अलग दिखी, वो भी पूरी तरह गेंदे के फूलों की मालाओं से लदी हुई। फूलों के बीच खड़े हुए खुद लल्लन सिंह दिखे, हाथ जोड़कर अभिवादन लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। लगातार उन पर फूलों की बरसात तक होती रही। फूल फेंकते फेंकते किसी के हाथ न दुखने लगे, इसलिए काफिले पर फूल तक बरसाने के लिए मशीनें लगाई गई थी। जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं की ये टोली यूं ही सरक सरक कर एयरपोर्ट से चलनी शुरू हुई और जेडीयू के दफ्तर तक ऐसे ही पहुंची। ये शहर की वही सड़कें हैं जिन पर पटना का ट्रैफिक रोज सर पर दौड़ता है। काफिले के जेडीयू दफ्तर पहुंचने के बाद भी जश्न बंद नहीं हुआ। बैंड अपना जौहर दिखाता रहा और उत्साही कार्यकर्ता नाचते रहे।
सौगात की एक बात यह कि बिहार में हर नेता की पहचान उसकी जाति से जुड़ी है और लल्लन सिंह जेडीयू में भूमिहार समुदाय का चेहरा माने जाते रहे हैं, जिनको जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का जश्न जिस अंदाज में मनाया उसे लल्लन सिंह ने ज्यादा भूमिहार समुदाय के लोगों का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में आसमान से आफत बरसनी तो बंद हुई है, लेकिन अब विपक्ष ने सरकार पर सवालों के बम बरसाने शुरू कर दिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सड़कें और पुल बनाने में इतना भ्रष्टाचार होता है कि जरा सी बारिश में करोड़ों रुपए बह जाते हैं और इसी भ्रष्टाचार की वजह से बारिश के सामने भारी भरकम पुल तक नहीं ठहर पाते। इस साल भी मध्य प्रदेश से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जब ईंट, सीमेंट और कंक्रीट से बने भारी भरकम पुल पानी के बहाव के सामने ढेर हो गए। वीडियो देखकर भी यकीन करना मुश्किल हो गया कि एक पुल आखिर नदी की लहरों से टकराकर लहरों के साथ बह कैसे सकता है। कहीं कहीं तो पुल की रेलिंग बह गई तो कहीं सड़कों में दरारें पड़ गईं। अनुमान है कि करीब 33 करोड़ से ज्यादा के पुल और सड़कें इस बार की बारिश में बह गए, जबकि पुल और सड़कें बनाते समय इंजीनियर्स की टीम बाकायदा उस जगह के हालात की जांच करती है और ये देखा जाता है कि वहां आसपास कोई नदी तो नहीं, किसी बांध का पानी तो पहुंचने का अनुमान नहीं। लेकिन ऐसी हर रिपोर्ट के बावजूद आखिर बारिश में पुल तिनकों की तरह बह कैसे गए? हर साल बारिश में इतने पुल क्यों टूट जाते हैं, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। विपक्ष में बैठे कांग्रेस को तो इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। हर बरसात में उनके भ्रष्टाचार के कामों की पोल खुलती है। 5-5, 6-6 पुल ढह जाना भारतीय जनता पार्टी के करप्शन के असली चेहरे को बताते हैं। हालांकि पहले भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ इसका पता लगाने के लिए भी सरकार ने कमेटी बना दी है। पुल जो टूटे हैं या सड़कें टूटी हैं उनका भी हम सर्वे करा रहे हैं। इंजीनियरों की कमेटी बनाई है, क्या इसमें कोई डिजाइन में गलती थी या फिर कहीं कोई गुणवत्ता में कमी थी। कांग्रेस की मांग है कि जल्द से जल्द सरकार राज्य को हुए नुकसान के लिए जवाबदेही तय करे। सौगात की एक बात यह कि मध्य प्रदेश में बीते 3 दिन में 6 पुल बाढ़ में या तो टूट गए या फिर पूरी तरह बह गए, जिनमें 4 पुलों का निर्माण बीते 11 साल में ही हुआ था, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने टूटे पुलों की जांच के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है। पटना के पास दानापुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नंबरों में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले बच्चों के अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें स्कूल संचालक का बेटा और उसके कुछ साथी बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ मारपीट करते नजर आए। लाल शर्ट पहने छात्र पर छड़ी से ताबड़तोड़ वार किए गए, जबकि उसके पीछे मौजूद मोबाइल थामे एक लड़के ने उसके सिर पर वार किया। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन तब तक जिसकी पिटाई हो रही थी वो जमीन पर गिर गया। एक महिला ने भी उसे बचाने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद पिट रहे लड़के के कुछ साथी वहां आ गए और उन्होंने स्कूल संचालक और उसके साथियों की जमकर धुनाई की। इस मारपीट में एक लड़के की शर्ट भी फट गई, जो बाउंसर बताया जा रहा है। इससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग इस लड़के पर हाथ साफ करते नजर आए। उस पर हर तरफ से घूंसे बरसाए गए। बाद में किसी तरह यह मामला शांत हुआ। सौगात की एक बात यह कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में पटना जोन के 98% से ज्यादा और 10वीं में 99% से ज्यादा बच्चे पास हुए, लेकिन बवाल इसके बाद भी हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे फेल हो गए उनके अभिभावकों को लगता है कि स्कूल वालों ने जानबूझकर फेल कर दिया, जबकि जो पास हो गए उनके अभिभावकों को नंबर कम मिलने की शिकायत है, जिसकी वजह से दानापुर के स्कूल में मारपीट तक हो गई। जबकि बच्चों को रिजल्ट में सुधार करवाने के लिए सीबीएसई ने दोबारा परीक्षा देने का विकल्प भी दे रखा है। ऑक्सीजन की कमी से मौत होने या नहीं होने के मुद्दे पर 13 राज्यों ने केंद्र सरकार को जवाब भेज दिया। न्यूज़ 18 की रवि सिंह की रिपोर्ट है कि इनमें 12 राज्यों ने यह जानकारी दी कि उनके यहां किसी भी कोरोना मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, जबकि सिर्फ पंजाब ने केंद्र को जवाब में लिखा कि उनके यहां ऐसे 4 मरीज थे जिनकी मौत शायद इस वजह से हुई हो। सूत्रों के मुताबिक जिन 12 राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत ना होने की जानकारी दी वो है ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इनके अलावा इस लिस्ट में सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश भी शामिल है।
संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान पर मचे बवाल के बाद राज्यों को ये डेटा साझा करने के निर्देश केंद्र की तरफ से दिए गए थे और कोशिश है कि इसी सत्र में ये आंकड़ा संसद में रखा जाए कि क्या किसी राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीज की मौत हुई है या नहीं हुई है।